अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। इस बार चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 7,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है। वहीं 1,29,000 से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री की बात करें तो यमुनोत्री धाम में 1,35,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में अब तक 1,25,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। तो 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी, जिसमें 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुले थे। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुले थे। इस दौरान उत्तराखंड में आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा है। यात्रियों में, श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर खासा उत्साह है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम के दर्शन करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में महज 12 दिन ही अभी चारधाम यात्रा को बीते हैं और अब तक अगर बात करें तो मात्र 12 दिनों में नया रिकॉर्ड बन गया है। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो चारों धामों में 7,23,000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंच गए हैं। केदारनाथ में दर्शनार्थियों का आंकड़ा 3 लाख के पार है। वहीं भगवान बद्री विशाल की बात करें तो 1,40,000 के करीब श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे। यमुनोत्री धाम की बात करें तो यमुनोत्री में 1,35,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं गंगोत्री में 1,25,000 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। तो चारधाम यात्रा ने महज 12 दिनों में नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। शुरुआत के दिनों में कुछ अव्यवस्था की भी तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे कि व्यवस्थित करना, भीड़ को कंट्रोल करना, क्राउड मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। हालांकि प्रशासन ने अपने एक्शन प्लान में थोड़ा बदलाव किया, जिसके बाद अब जो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशंस पर पहले तो रोक लगा दी गई है। साथ ही अब एक-एक करके या संख्या के आधार पर श्रद्धालु को चारधाम के दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। अभय केंतुरा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और मात्र 12 दिनों में चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। अगर बात करें चारों धामों की तो 7,23,000 श्रद्धालु सिर्फ इन 12 दिनों में दर्शन कर चुके हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है वो इन दिनों सबसे ज्यादा अपने चरम पर यहाँ पर दिख रही है। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो नए रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहा है। 29 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अब तक यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करवा चुके हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि धामों की जो कैपेसिटी है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, उसके तुलना में कहीं अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ऐसे में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चारधाम यात्रा के जो ट्रेन प्रणाली है उसको व्यवस्थित करने के लिए ये निर्णय सरकार की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। सबसे ज्यादा उत्साह केदारनाथ धाम को लेकर यहाँ पर श्रद्धालुओं में दिख रहा है। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक केदारनाथ धाम में दर्शन कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये आंकड़ा सिर्फ महज 12 दिन का आंकड़ा यहाँ पर है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जैसे जैसे यात्रा और आगे बढ़ेगी ये आंकड़ा और यहाँ पर बढ़ने लगेगा। रोज ये कह सकते हैं कि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के जो दर्शन करने के रिकॉर्ड है वो यहाँ पर बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा जो श्रद्धालुओं ने दर्शन किए वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड की तुलना में यहाँ पर सबसे अधिक आंकड़ा यहाँ पर कहा जा सकता है कि रोजाना जो दर्शन करने वाले श्रद्धालु हैं उनके जो आंकड़े हैं उसमें इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अब ये कहा जा सकता है कि जो सख्त कदम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उठाए गए थे ताकि चारधाम यात्रा व्यवस्थित हो सके, उसके भी सकारात्मक परिणाम यहाँ पर दिखने लगे हैं। गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की जो जिम्मेदारी आईजी अरुण मोहन जोशी को दी गई थी, उनके द्वारा अब यात्रा के लिए चाहे वो पैदल मार्ग का हो, घोड़े खच्चर का हो या डंडी कंडी वाले हो, या फिर जो धामों में जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक SOP बनाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है, ताकि सभी श्रद्धालुओं के सुगमता के साथ सरलता से धामों में दर्शन हो सके और उनकी यात्रा सफल हो सके। इसके अलावा
जो यात्रा मार्गों पर जो भीड़ जुट रही है उस भीड़ को भी नियंत्रित किया जा सके। उसके लिए बाकायदा उनकी तरफ से एक एसओपी बनाई गई है। जल्द ही जो कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक है उनके माध्यम से उस एसओपी को मुख्यमंत्री के सपुर्द सौंपने का काम यहाँ पर किया जाएगा और उसके बाद चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी यहाँ पर जारी होगी। इसके अलावा केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में भी जिस प्रकार से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है उसके लिए भी वहां पर अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की जो चारधाम यात्रा है जो इस समय अपने चरण पर चल रही है उस यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए अब प्रशासन और सरकार दोनों ही अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं ताकि यात्रा को सुव्यवस्थित किया जा सके और यात्रा पर आए हुए सभी श्रद्धालुओं की जो यात्रा है वो भी सरल हो सके, सुगमता से उस धामों में दर्शन कर सके। जी अब है जिस तरह से हमने बीते साल भी देखा था कि 56 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए थे, चारधाम यात्रा के लिए पहुंचे थे। इस बार ये माना जा रहा है क्योंकि अभी तो ये महज शुरुआत है और सिर्फ 12 दिनों का ये आंकड़ा है 7 लाख से ज्यादा का और अभी 6 महीने ये यात्रा चलनी है। क्या माने क्योंकि उत्तराखंड की जो रीढ़ है आर्थिकी जो है काफी ज्यादा चारधाम यात्रा से चलती है, गढ़वाल की विशेषकर। तो ऐसे में जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है? कितनी खुशी स्थानीय लोगों में? देखिए सबसे बड़ी बात हम अपने श्रद्धालुओं को या जो यहाँ पर आ रहे जो लोग हैं उनके लिए सबसे पहली जो एडवाइजरी जारी की गई वो ये है कि जिला प्रशासन के स्तर पर जो दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं उनका उन्हें पालन करना आवश्यक होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर यह समझा जा सकता है कि उन्हें परेशानियों का सामना वहां पर करना पड़ सकता है। हर यात्री के लिए एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी कर दिया गया है, यानी वो बिना रजिस्ट्रेशन के अब अपनी यात्रा यहाँ पर नहीं कर पाएगा। और स्थानीय जो लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन में छूट जरूर यहाँ पर दी गई है, लेकिन बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको रजिस्ट्रेशन यहाँ पर जरूरी कराना होगा और अपने ही रजिस्ट्रेशन वाली जो तारीख है उस तारीख पर उन्हें यात्रा करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए कहा जा सकता है कि जो एसओपी नई एसओपी बनाई जाएगी यात्रा के लिए उसमें स्थानीय जो लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो जो गाड़ी के जो ये कह सकते हैं कि टूर ट्रेवल्स वाले जो लोग हैं उनको भी ध्यान में रखकर ये एसओपी यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। अभी तक स्थिति ये समझी जा सकती है कि यात्रा मार्गों पर जिन यात्रियों को रोकने का काम प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है उन्हें इस हिसाब से गेट सिस्टम के माध्यम से रोका जा रहा है ताकि उस दौरान उस क्षेत्र के या जो उस एरिया के जो व्यापारी हैं उनको भी वहां पर उनकी आर्थिकी भी मजबूत हो सके, उनका रोजगार भी सृजन हो सके। दूसरे यात्रियों को भी एक रोटेशन प्रणाली में आगे भेजने का काम वहां पर किया जा रहा है गेटवे सिस्टम के माध्यम से ताकि धामों में किसी भी प्रकार से भीड़ अनियंत्रित ना हो सके और जो श्रद्धालु धामों में पहुंचे उनके दर्शन आसानी से किया जा सके। बात कर रहे हैं सिर्फ यमुनोत्री के लिए या फिर बाकी जो धाम है जैसे केदारनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया, उनके लिए भी गेटवे सिस्टम है? देखिए इस समय उत्तराखंड के चारों धामों के लिए गेटवे सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए विशेष तौर पर यह गेटवे सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से केदारनाथ धाम में भी और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ आई है तो अब चारों धामों में गेटवे सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया। यानी गंगा वैली और यमुना वैली में भी हर 2 घंटे के लिए गाड़ियों को रोकने का काम किया जा रहा है। हाँ, उनके लिए बाकायदा वहाँ पर जो पड़ाव बनाए गए हैं, जो स्टे होम रखे गए हैं, वहाँ पर वो लोग रुक सकते हैं। 2 घंटे तक उनको वहाँ पर रोका जाएगा, उसके बाद उन्हें आगे भेजने का काम किया जाएगा। इसी प्रकार से केदारनाथ धाम के लिए जो भी यात्रा मार्ग है वहाँ पर भी श्रद्धालुओं को इसी प्रकार से रोकने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। सर इस दौरान ये कहा जा सकता है कि हर जहाँ पर जो पॉइंट रखे गए हैं जहाँ पर यात्रियों को रोकने का काम हो रहा है वहाँ पर यात्रियों के रजिस्ट्रेशन को भी चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा यात्री आगे ना जाए जिसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया और वहाँ पर अन्यत्र भीड़ के रूप में वहाँ पर न देखा जाए। तो ये समझा जा सकता है कि यात्रा किसी भी तरह की परेशानी ना हो, सहूलियत मिल पाए, इसके लिए नया एक्शन प्लान तैयार किया गया है और उसको लागू भी किया जा रहा है ताकि क्राउड मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो सके। और यही वजह है कि अब की बार यही माना जा रहा है कि रिकॉर्ड तोड़ यात्री जो है चारधाम के लिए उत्तराखंड पहुंचेंगे और वही चीज शुरुआती जो 12 दिन है, 10 दिन है, उनमें रिफ्लेक्ट भी हो रही है कि 7 लाख से ज्यादा का आंकड़ा पहुंच चुका है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात लखनऊ की कर लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार प्रसार जारी रहेगा। सुबह 10 बजे के करीब जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यूपी के आज दौरे पर रहेंगे। बदोही, मछली शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साथ में रैली करेंगे। साथ ही सुल्तानपुर में 3 बजे के करीब सीएम योगी आदित्यनाथ
जनसभा करेंगे और 4:30 बजे के करीब डुमरियागंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। 7 बजे के करीब श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो धीरे धीरे लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। 5 चरणों के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब 2 चरण रह गए हैं। ऐसे में इन दोनों चरणों में जो लोकसभा सीट्स बची हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों का फोकस है। इसी को देखते हुए जिन सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं खिला पाई थी उन सीटों पर विशेषकर मेहनत की जा रही है। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तूफानी प्रचार है, जिसमें जौनपुर, बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर, बदोही, मछली शहर और सुल्तानपुर और श्रावस्ती में सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे। साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बदोही और मछली शहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पीएम मोदी भी रैली में शामिल रहेंगे, प्रचार प्रसार को और धार देंगे। तो सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जौनपुर में कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि बस्ती, डुमरियागंज, संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं हैं। बदोही, मछली शहर में पीएम मोदी भी चुनावी हुंकार भरेंगे। साथ ही सुल्तानपुर, डुमरियागंज और श्रावस्ती में भी कार्यक्रम है। वहीं अब बात प्रयागराज की कर लेते हैं। प्रयागराज से आपको बड़ी खबर बता दें, दहेज के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज मांगना अपराध है। कम दहेज का ताना मारना दंडनीय अपराध नहीं है। जस्टिस विक्रम जी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बदायूं में दहेज से जुड़े एक मामले में कोर्ट का यह फैसला सामने आया, जिसमें पीड़िता की 2 ननद और देवर पर लगे आरोप कोर्ट ने इस दौरान रद्द कर दिए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यह साफ कहा है कि दहेज मांगना अपराध है, लेकिन दहेज से संबंधित ताने मारना, कम दहेज के ताने मारना अपराध नहीं है। तो जस्टिस विक्रम डी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। बदायूं से पूरा मामला है, जहां दहेज से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें पीड़िता ने अपनी ननद और देवर पर कम दहेज के लिए ताने मारने का आरोप लगाया था, जिस पर कोर्ट ने इन आरोपों को रद्द कर दिया है। प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज से जुड़े मामले में सुनवाई पूरी कर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दहेज मांगना अपराध जरूर है, लेकिन कम दहेज से संबंधित ताने मारना दंडनीय अपराध नहीं है। जस्टिस विक्रम जी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पीड़िता की जो 2 ननद और एक देवर उस पर कम दहेज देने का ताने मारते थे। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप कोर्ट ने रद्द कर दिया। शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, जिस तरह से प्रयागराज से पूरी खबर है, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज से संबंधित बड़ा फैसला सुनाया, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दहेज मांगना अपराध है, लेकिन कम दहेज का ताना मारना दंडनीय अपराध नहीं है। क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या कुछ पूरा मामला था? संपर्क टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज से संबंधित मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि दहेज मांगना जरूर अपराध है, लेकिन कम दहेज के लिए ताने मारना दंडनीय अपराध नहीं है। यानी अगर कोई कम दहेज की वजह से ताने मारता है तो उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि जस्टिस विक्रम डी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। बदायूं का यह पूरा मामला था, जहां पीड़िता ने अपनी ननद और देवर पर कम दहेज के लिए ताने मारने का आरोप लगाया था, जिस आरोपों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। शोएब रिजवी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। शोएब, क्या कुछ ये पूरा मामला है जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और साफ तौर पर कहा कि दहेज मांगना जरूर अपराध है, लेकिन कम दहेज के लिए ताने मारना दंडनीय अपराध नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की ये परिस्थिति थी, इस केस से जुड़े मामले में कोर्ट ने जिस तरह से कहा है वो ये साफ करता है। दरअसल बहुत से ऐसे मामले होते हैं जिसमें
कहीं ना कहीं जिस तरह का आरोप लगता है और कहीं ना कहीं इस मामले में इस तरह की चीजें हुई हैं, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि ये बात सही है कि दहेज मांगना अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन इस पर ताने देना, कम दहेज देने के ताने देना, इस तरह की चीजों को इस तरह के अपराध से जोड़ करके उसको उचित नहीं माना है। और इसी वजह से जो इस मामले में दो ननद और देवर पर जो आरोप लगा था, उन्हें यात्री की तरफ से कि प्रताड़ित किया जाता है, दहेज के ताने दिए जाते थे, कम दहेज के ताने दिए जाते थे, उस आरोप को कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो कह सकते हैं कि राहत दी है उन्हें। हालांकि ये जरूर है कि इस मामले में साफ किया कि दहेज जो मांगना है वो अपराध की श्रेणी में जरूर आता है, लेकिन जिस तरह से ताने देने पर, घरेलू बातचीत में कम दहेज देने को, इसको इस तरह से अपराध की श्रेणी में देना, ये बहुत उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से कोर्ट ने इस मामले में राहत दी। बिल्कुल, यानी कोर्ट के फैसले से ये चीज साफ हो चुकी है कि कम दहेज के लिए ताने मारना दंडनीय अपराध नहीं होगा। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।